मुझे नहीं समझ में आता था मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे याद है कि मैं 75 क्वेश्चन ही कर पाती थी और उसके बाद लगता था कि मुझसे तो अब ये नहीं हो सकता। मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता था, मतलब शुरू में लास्ट के 10 मिनट में मुझे बहुत जल्दी पेपर कंप्लीट करना पड़ता था। वीक रिविजन डिस्पाइट एक्सटेंसिव स्टडी। तो ये शुरू में तो बहुत हुआ था मेरे साथ। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो बहुत था, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाती थी पूरा। तो उसे मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए। लेकिन आपको सब के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे पॉलिटी इलेक्शन आंसर्स में कोई शॉर्ट नोट्स वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चन आता है और हमें देख के लगता है अरे ये मैंने तो लिखा था, पर क्योंकि आप नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया होता। बहुत ज़्यादा सोचती थी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन कि अगर कुछ लिखा है तो मुझे लगता है गलत नहीं हो सकता है। 2022 में मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जीएस तो क्लियर हो रहा था, मेरा जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर मेरा CSAT नहीं क्लियर हो रहा था। हेलो एवरीवन, आई एम नबिया परवेज. आई secured All India rank 29 in UPSC CSC 2025. Here I am to discuss some prelim mistakes and their solutions. Okay, let's begin. As we all know, प्री में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. पेपर 2 की बात हम बाद में करेंगे, पहले पेपर 1 की बात करते हैं. पेपर 1 में जो मेरी मिस्टेक्स रही हैं या जो मुझे प्रॉब्लम होती थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. पहले जो मेरी प्रॉब्लम होती थी पेपर 1 में वो होती थी नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मुझे नहीं समझ में आता था मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ. तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे याद है कि मैं 75 क्वेश्चन ही कर पाती थी और उसके बाद लगता था कि मुझसे तो अब ये नहीं हो सकता है. तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पता होना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम पता नहीं कर पाते कि हमें कितने करने चाहिए. ठीक है, तो ये इस चीज़ की ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये मिस्टेक है, ये सारी मिस्टेक्स हैं और यहाँ इसके सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है सॉल्यूशन हो सकते हैं या जो मैंने अपनी जर्नी में आइडेंटिफाई किए हैं वो हो सकते हैं. पहला है नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मुझे नहीं पता था कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए. फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नहीं समझ में आता था. मैं अप्रॉक्स 70 to 75 क्वेश्चन ही शायद अटेम्प्ट कर पाई होंगी उस टाइम पे. और लेकिन जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए तो फिर मुझे पता चला कि शायद मैं 90 to 95 अगर करती हूँ तो मैं एक डिसेंट स्कोर मेरा आ जाता है. तो ये कैसे पता लगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? तो उसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए. क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं आपको पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है. उस एक्यूरेसी से आपको आप प्रीलिम्स में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. क्योंकि अगर आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या और आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है तो वो बहुत मुश्किल है फिर कट ऑफ को क्लियर करना. ठीक है. सेकेंड इज, मुझे बहुत इशू होता था शुरू में टाइम मैनेजमेंट का. मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता था, मतलब शुरू में लास्ट के 10 मिनट में मुझे बहुत जल्दी पेपर कंप्लीट करना पड़ता था. तो इस टाइम मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो अपने लिए किया, मैंने एफएलटी सॉल्व किए और मैं यूपीएससी का पेपर ही डाउनलोड करके यूपीएससी का पेपर ही सॉल्व करने की कोशिश करती थी. तो आप एफएलटी सॉल्व कीजिए, टाइम फ्रेम में करिए. आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट्स में. ठीक है. उसके बाद आप 1 आवर में कितने क्वेश्चन करेंगे, हर किसी का अलग होता है. तो आप ऐसे कर सकते हैं. मैं 30 स्लॉट्स रखती थी अपने लिए कि मुझे 30 मिनट में इतने क्वेश्चन तो करने ही है. तो अगर मेरा 1 आवर में अगर मान लीजिए जो भी मेरा नंबर रखा है नहीं होता था तो मुझे पता चल जाता था कि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ. तो ऐसे मैं लास्ट मिनट पे या लास्ट 10 मिनट्स में भागने से अच्छा है आप शुरू से ही पता रखें कि आप कितने पीछे चल रहे हैं या कितने आगे चल रहे हैं. थर्ड, जो मैंने गलती बहुत बार की है, मिसरीड. मैंने बहुत बार क्वेश्चन मिसरीड किया. या तो मैं नोट नहीं पढ़ती थी या मैं इनकरेक्ट नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वो जल्दी आप पढ़ते हैं क्योंकि आपके पास टाइम का इशू होता है. तो आप इसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है आपके साथ, आप मिसरीड करते हैं. तो उसके लिए क्या करती थी, अब मैंने यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन अपने लिए किया वो क्या कि मैं अंडरलाइन करने लगी पूरा पेपर नहीं अंडरलाइन करना है आपको. अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है इट्स बेटर कि आप उसके कीवर्ड्स अगर कोई है वहाँ पर, लाइक नॉट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो वहीं उसको अंडरलाइन करें या बॉक्स में उसको करें. तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है. फोर्थ इज, जो मैंने भी बहुत बार की है, वीक रिवीजन डिस्पाइट एक्सटेंसिव स्टडी. तो ये शुरू में तो बहुत हुआ था मेरे साथ. फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो बहुत था, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाती थी पूरा. तो उसे मैंने कैसे ओवरकम किया, देखिए. पहली चीज तो इसमें ये कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए. मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए इसके लिए कि मैं रिवाइज कर पाऊँ. लेकिन आपको
मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए, लेकिन आपको सब के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत है, उसमें कोई शॉर्ट नोट्स वर्क नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप शॉर्ट नोट्स वहाँ बनाएं जहाँ पे आपको लगता है आपका आप बेटर रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप वहाँ बनाए। जैसे मैंने एंशिएंट मिडिवल के लिए बनाए थे, क्योंकि मैं दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकती थी, मतलब मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी, मैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ती थी, तो मैं वो नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सेम आपके पास नोट्स तो वही रहते हैं, पर उसी नोट्स के आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है और हमें देख के लगता है अरे ये मैंने तो लिखा था, पर क्योंकि आप नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया होता। तो रिवाइज करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, मल्टीपल रिविजन कीजिए। आप अपना सोर्सेज जो भी है उसको आप लिमिटेड रखिए, ज़्यादा सोर्सेज रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अगली जो मैंने गलती की थी अपने प्री में, मैंने करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया था स्टैटिक से, और ये मैंने बहुत किया है। मैंने 2-3 साल यही किया था शुरू में कि मैं करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ती मैं एक ही मैगजीन थी, पर मैं करंट अफेयर पे ज़्यादा रिलाई करती थी, लाइक न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी और मैगजीन पढ़ती थी। स्टैटिक पे मेरा बहुत कम ध्यान होता था, तो वो अब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी क्या चेंज की, मैंने स्टैटिक को ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये बात मुझे रियलाइज़ हुई कि स्टैटिक इज़ द किंग। तो वो आपको क्वेश्चन करके PYQs देख कर ही होगी। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है, जो मुझे भी लगता था है, वो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। देखिए, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचती थी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, कि अगर कुछ लिखा है तो मुझे लगता था ये गलत ही हो सकता है, क्योंकि वो सोचना आपका मेंस में काम आता है, क्योंकि मेंस में आपको पॉइंट्स जनरेट करने होते हैं। पर प्री में वो बैकफायर करता है, क्योंकि प्री में आपको सिर्फ सुपरफिशियल सोचना होता है। तो ये चीज़ मैंने चेंज की। मैं जो भी लिखा होता था मैं ये सोच चलती थी अच्छा ये ठीक है। पहले मैं क्या करती थी, ये चीज़ गलत है, और फिर मैं खुद ही उसके रीजंस आइडेंटिफाई करती रहती थी कि ये गलत हो सकता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और 7th PYQs, मैंने PYQs पे ध्यान नहीं दिया था। मुझे शुरू में लगता था कि हाँ पेपर देख लेते हैं, हो जाता है, नहीं। मैंने अपने बाद जब मैं अटेम्प्ट्स में जिसमें मेरा क्लियर हुआ, या उससे पहले भी जब मेरा प्री क्लियर हुआ, तो पहली बात तो मैंने PYQs किए। PYQs आप 1995 से या 1998, मुझे ठीक से याद नहीं कौन सा ईयर था, आपकी जो आती है बुक, आप वो कर सकते हैं, वहाँ पे PYQs होते हैं, और इट्स बेटर कि उसके चारों ऑप्शन को आप एनालाइज करें। और ये मैंने देखा था जब मैंने ये चीज़ अपनी ये करना शुरू किया था, तो जो PYQs में ऑप्शन होते थे वो रिपीट होते थे। फिर जब मुझे ये चीज़ दिख गई कि ऐसा होता है, तो फिर मेरा तो मतलब मुझे ये था कि मैं तो ये बार-बार मुझे करना ही है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट के लिए नहीं है, लाइक एनवायरनमेंट में तो बहुत ही कम है ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो करंट अफेयर ओरिएंटेड है। लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसे आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो PYQs बहुत करिए। और आखिरी चीज़ मॉक टेस्ट। मैं मॉक टेस्ट दे देती थी सिर्फ मार्क्स के लिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। मॉक टेस्ट कभी मैंने एनालाइज नहीं किया, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए। और कितने मॉक टेस्ट करने हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आप की क्या एक्यूरेसी है, या आपको कितना डर लगता है प्री से। नेक्स्ट फॉर पेपर 2 CSAT के लिए, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँ तो CSAT के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मेरे पास पूरी अपनी एक नोटबुक थी जिसमें मैं CSAT की क्वेश्चन करती थी। दूसरा, मैंने पूरा शेड्यूल बनाया था इस तरीके से कि मैं CSAT को भी अपने GS की प्रिपरेशन में रख पाऊँ, क्योंकि 2022 में मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा GS तो क्लियर हो रहा था, मेरा GS में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर मेरा CSAT नहीं क्लियर हो रहा था। तो ये मैंने बहुत काम किया था CSAT पे कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। मैंने अपनी बहुत गलतियों को आइडेंटिफाई किया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि 2023 में जो बहुत टफ CSAT आया वो मेरा इजीली क्लियर हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबको प्रॉब्लम हुई CSAT में, पर मुझे नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और इसके लिए आप टेस्ट भी लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए CSAT में। पर मैं ये रिकमेंड करूंगी आपको कि जब मॉक टेस्ट आप दें तो उसमें ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ ना करें, सिर्फ मैथ्स वाला पोर्शन करें। मैं अपने सारे मॉक टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देती थी, क्योंकि UPSC के लैंग्वेज में और कोचिंग सेंटर्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो ये आप अवॉइड करें और मैथ्स वाला पोर्शन करें, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो PYQ है। अगर आपको RC की लैंग्वेज को समझना है तो PYQs करिए। मैंने PYQs कैसे किए, या मैं
रीडिंग कॉम्बिनेशन में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी आफ्टर 2022, तो वो एक सेपरेट वीडियो है, आप ये कर सकते हैं इसमें। और ये मैंने जो आइडेंटिफाई किया अपने इतने सालों की जर्नी में, वो मैं आप बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच।